तो चलो अब नेक्स्ट डेफिनेशन कर रहे हैं इसके बाद, और क्या क्या दिया गया है इसमें। तो सिंपल है बच्चों, ये तो बहुत सिंपल डेफिनेशन दे रखी है। चेयरमैन किसको बोलते हैं, कोई जरूरी नहीं है, चेयरपर्सन पे सिंपल याद रखना, जो सीसीआई का चेयरपर्सन होगा उसको चेयरपर्सन बोलेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं थी। कमीशन किसको बोलते हैं बच्चों, मैंने बताया था कमीशन का मतलब क्या, यहाँ पे सीसीआई, जो यहाँ पे सारा वर्क देता है उसी को ही यहाँ पे कमीशन कहा जाता है, डेट्स कॉल्ड सीसीआई। 11 बच्चों यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या दी बच्चों, कंज्यूमर की डेफिनेशन, डायरेक्टर जनरल की डेफिनेशन, देखो इंटरप्राइज भी आ गया ना, इंटरप्राइज की डेफिनेशन, गुड्स, मेंबर, पर्सन, प्रैक्टिस, प्रेस्क्राइब्ड प्राइस। चलो जी आ जाओ। तो अब यहाँ पे हम कंज्यूमर की डेफिनेशन कर रहे हैं कि कंज्यूमर किसको कहा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, तो कंज्यूमर किसको बोलेंगे, तो बच्चों सिंपल थिंग है, कंज्यूमर ऑब्वियस है जो गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, नॉर्मल वैसे तो आप वही बोलते हो कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे इसका एक प्रॉपर मीनिंग यहाँ पे दिया गया है कि कंज्यूमर किसको कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर देखना है। तो सिंपल है बच्चों, यहाँ पे जो हम किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं कि भाई कंज्यूमर को उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे कंज्यूमर इतना ज़्यादा इन्होंने क्या बताया कि भाई कंज्यूमर किसको बोलेंगे। तो सिंपल बच्चों यहाँ पे कहा गया कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन, कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु, या तो वो गुड्स खरीदता है, हु बाय गुड्स, या तो वो गुड्स खरीद रहा है बच्चों, या फिर वो सर्विस हायर करता है, एंड हायर सर्विसेज। तो सिंपल है बच्चों, जैसे आप कोई कॉम्पिटिटिव या फिर आप कोई एलआईसी की कोई स्कीम ले रहे हो तो आप सर्विस हायर कर रहे हो, या फिर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो, तो दोनों केस में हमने कहा कि भाई आप कंज्यूमर हो। तो अल्टीमेटली बच्चों इसका मीनिंग यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जो गुड्स खरीद रहा है दैट इज द बायर, और जो सर्विस ले रहा है हायरर, ये कौन है, हायरर। अब सिंपल वे, इन्होंने सिंपल वे से बता दी जो गुड्स खरीदता है उसको भी कंज्यूमर कहेंगे, और साथ में एक चीज और बोली बच्चों यहाँ पर, इंक्लूड यूजर, यूजर ऑफ गुड्स, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पर, कि जरूरी नहीं है कि जो गुड्स खरीदता है सिर्फ वही उसको यूज करेगा। ठीक है, बायर और यूजर दोनों यहाँ पर डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने साफ साफ कहा कि जो उस गुड्स को यूज करेगा उसको भी हम कंज्यूमर मान के चलेंगे। जैसे सपोज आपके पापा ने एक ब्रेड का पैकेट खरीदा, आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो आप किस में आओगे बच्चों, यूजर में। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट बताओ मुझे सिंपल वैसे बच्चों, मैंने कहा आपके पापा ने एक ब्रेड खरीदा, उसको आपने कंज्यूम किया, यू आर कंज्यूमर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, आपके पापा ने एक ब्रेड खरीदा, जब वो घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में किसी चोर ने फटाफट वो हाथ से वो ब्रेड वाली पन्नी छीनी, भाग गया और उसने ब्रेड खा लिया। तो मुझे बताओ बच्चों, यूज किसने किया, उस चोर ने यूज किया, क्या मैं उसको भी कंज्यूमर कहूंगा या नहीं कहूंगा। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों यहाँ पे, कि क्या उस चोर को भी कंज्यूमर कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, क्या लगता है आपको, एनीवन। आज भव्य आंसर नहीं दे रही है, भव्य बताएगी आज। तो बच्चों यहाँ पे ना जो यूजर का मीनिंग बताया गया ना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया गया कि यूजर आएगा, लेकिन साफ साफ लिखा गया हु यूज गुड्स, ये तभी आएगा अगर ये गुड्स को यूज कर रहा है विद परमिशन ऑफ बायर। ठीक है, अगर ये यूजर को हम कंज्यूमर तभी मानेंगे अगर इसने जो गुड्स को यूज किया था वो बायर की परमिशन से किया था। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड कंज्यूमर। तो दो चीजें क्या क्या बताई बच्चों यहाँ पे, हु बाय गुड्स एंड इंक्लूड द यूजर। सेम थिंग बच्चों यहाँ पे, एंड जो सर्विस ले रहा है जरूरी नहीं वो आपके लिए ले रहा है, मतलब वो अपने लिए ले रहा है, वो दूसरे के लिए भी ले सकता है। ठीक है, जैसे सपोज मैंने अपनी डॉटर का एक एलआईसी प्लान लिया, तो प्लान मैंने लिया अपने नाम से, ठीक है, लेकिन उसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है, मेरी बेटी को मिलने वाला है, तो वो साथ में क्या जो मेरी डॉटर है क्या उसको भी कंज्यूमर कहेंगे, तो आंसर इज यस। तो इंक्लूड
अब यहाँ पे यूजर नहीं कहा था, सर्विस के केस में बोला बेनिफिशरीज, इंक्लूड बेनिफिशरीज, ठीक है। और उसके बाद भी क्या लिखेंगे, टू हायर सर्विस या हु टेक बेनिफिट विद परमिशन ऑफ हायरर, परमिशन ऑफ हायरर। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे। तो मैंने चार लोगों को यहाँ पे क्या बोला है, कंज्यूमर बोला है, गुड्स खरीदने वाला, गुड्स को यूज करने वाला, सर्विस लेने वाला, सर्विस को यूज करने वाला, ठीक है। और बच्चों याद रखना, चाहे वो गुड्स ले चाहे वो सर्विस ले, इसके बदले में कंसीडरेशन तो होना ही चाहिए, फ्री में नहीं होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे कंसीडरेशन तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी हम उसको कंज्यूमर कहेंगे। तो चाहे वो कंसीडरेशन वो पे कर चुका हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो प्रॉमिस करके गया है कि मैं पे कर दूंगा लेकिन अभी किया नहीं है, प्रॉमिस कर दिया गया है पे करने का, तो भी कंज्यूमर कहा जाएगा। चाहे वो पार्टली पे कर चुका है, पार्टली पेड और पार्टली उसने प्रॉमिस किया हो, पार्टली प्रॉमिस टू पे, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। या फिर जो इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम उसने स्टार्ट किया, डेफर्ड सिस्टम, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कंसिडरेशन जरूर होना चाहिए, चाहे वो अभी पे किया है या नहीं किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट होना चाहिए कंसिडरेशन यहाँ पे, अगर आप उसको कंज्यूमर कहना चाहते हो तो, ठीक है। फ्री की सर्विस नहीं होनी चाहिए यहाँ पर बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद आया बच्चों कि उसने जो गुड्स को खरीदा है, गुड्स को जो खरीदा है तो वो किस लिए कर रहा है बच्चों, या तो वो उस गुड्स से क्या करेगा, उसको खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे ब्रेड का पैकेट आपने खरीदा, वो तो बहुत छोटा एग्जाम्पल ले लिया, ब्रेड का पैकेट वो तो खुद कंज्यूम कर रहे हैं। या फिर हो सकता है बच्चों कि वो जो गुड्स खरीद रहा है वो रीसेल के पर्पज से खरीद रहा है। मतलब एक पर्सन ने बहुत सारे ब्रेड खरीदे, बायर वो बन गया, लेकिन वो क्यों खरीदे उसने, ताकि वो आगे उन ब्रेड को बेचेगा, ठीक है। उसने खुद कंज्यूम नहीं किए, उसने रीसेल के पर्पज से किया बच्चों यहाँ पे, ठीक है। या फिर बच्चों वो जो गुड्स है वो कमर्शियल पर्पस के लिए उसको यूज करेगा। जैसे बच्चों कमर्शियल पर्पज में एग्जांपल ले तो गुड्स का, कि सपोज आपने एक टैक्सी खरीदी, तो टैक्सी ना तो मैं वो खुद कंज्यूम कर रहा हूँ, ना उसको रीसेल कर रहा हूँ, किस लिए करूँगा कि उससे मैं कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करूंगा, कि मैं उससे कुछ ना कुछ ऑब्वियस कस्टमर जो पैसेंजर होंगे उससे मैं रेंट लूंगा, तो वट एवर जो भी होगा। तो यहाँ पर बच्चों तीन चीज मैंने बताई यहाँ पर, कि या तो वो खुद कंज्यूम कर रहा है, या फिर रीसेल कर रहा है, या फिर कमर्शियल पर्पज। आपको क्या लगता है कंज्यूमर में उसको कब मानूंगा, तीनों में ही मानना चाहिए, या फिर वो जो खुद कंज्यूम करेगा तो कंज्यूमर मानेंगे। हाँ जी, क्या लगता है आपको, नॉर्मल वे से बताओ। तो बच्चों याद रखना यहाँ पर ना, इन तीनों में साफ साफ कह दिया गया है, ठीक है, कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस चीज के लिए यूज कर रहा है, इन तीनों ही केस में वो यहाँ पर कंज्यूमर ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो ही सेल ट्रीट एज कंज्यूमर, ठीक है। सेम थिंग बच्चों, सर्विस ली है, सर्विस कभी रीसेल नहीं होती बच्चों, तो इसमें दो ही चीज बनेंगी, या तो पर्सनल पर्पज के लिए ले रहा है वही कंज्यूम कर रहा है खुद, या फिर वो कमर्शियल पर्पज के लिए ले रहा है, ठीक है। तो इसमें भी दोनों ही केस में वो कंज्यूमर ट्रीट किया जाएगा। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पे, कि हर एक केस में वो कंज्यूमर ट्रीट किया जाएगा। बस याद रखना कि कंज्यूमर कहते किस किस को है। तो दिस इज योर डेफिनेशन बच्चों, जो कंज्यूमर की यहाँ पे दी गई है, कंज्यूमर किसको हम बोलते हैं, कि जो गुड्स ले रहा है, जो सर्विस हायर करता है, एंड इंक्लूड द यूजर, एंड साथ में क्या लिखा गया बच्चों, इंक्लूड द बेनिफिशरीज। तो बेनिफिशरीज भी यहाँ पे आपका आ जाएगा, नोट कर लिया बच्चों। नोट कर लिया, जल्दी से नोट करो बच्चों, फास्ट।
जल्दी से नोट करो, ऐसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एग्जाम में कंज्यूमर की डेफिनेशन भी पूछी जा चुकी है। चलें बच्चों आगे, चलो आओ जी नोट्स में से पढ़ते हैं, नोट्स में डेफिनेशन क्या दी गई है, और बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों डेफिनेशन, ठीक है। थोड़ी सी घुमा फिरा के डेफिनेशन है। कंज्यूमर इंक्लूड द ओनली सच परचेजर और द बायर हु मेक द परचेजेज फॉर देयर ओन कंजम्पशन और टू अर्न देयर लिवलीहुड। देखो साफ साफ बता दिए बच्चों, इस साफ साफ की भी क्या क्या कंज्यूमर है, सब कुछ आ गया इसमें। मेन डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मेन डेफिनेशन में यहाँ पे क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ लिखा गया कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन, तो जो जो वर्ड कहूँगा बच्चों वो वर्ड हाइलाइट करते हुए चलना। बाय एनी गुड्स, नंबर वन पॉइंट कि जो गुड्स को खरीद रहा है, तो फर्स्ट वन किसकी बात कर रहा है बच्चों, बायर की। दूसरा बच्चों किस चीज़ की बात की, कंसीडरेशन की, एग्जैक्ट पूरी लाइन हाईलाइट करना कि कंसीडरेशन या तो पे हो चुका है या प्रोमिस हो चुका है, अभी पे नहीं हुआ था, या पार्टली पेड एंड पार्टली प्रोमिस हो चुका है, या फिर वो अंडर द सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट आ चुका है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था बच्चों कंसीडरेशन का, कि कंसीडरेशन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पे क्या ले रहा है, इंक्लूड किया जाएगा, गुड्स की बात करें तो क्या लिया जाएगा बच्चों, यूजर, यूजर ऑफ सच गुड्स, ठीक है। लेकिन बच्चों इंक्लूड में कब ले रहे हैं, अगर वो अदर देन कौन है। अब बच्चों जो अदर देन है ना, यहाँ पे ये जो लाइन लिखी गई ना, द पर्सन, इसको ब्रैकेट में ले लो, और कहाँ तक, अदर देन, अदर देन, अदर देन, यहाँ तक, दिस वन। तो बच्चों ये लाइन ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा गया, द पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कंसिडरेशन। आपको ये पॉइंट नंबर 1 और 2 मिला के नहीं लग रहा, जो मैंने ब्रैकेट में लिया है वो 1 और 2 पॉइंट ले रहा है, तो क्या मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूँ बायर। इस पूरे ब्रैकेट वाले को हटा के, जितना मैंने ब्रैकेट में लिया है, अगर मैं इसको हटा देता हूं, तो अल्टीमेटली किसकी बात कर रहा है, वो बायर की बात कर रहा है बच्चों, बायर की बात कर रहे हैं वहां पे। तो सिंपल थिंग, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, यूजर को भी कंज्यूमर माना जाएगा, लेकिन कब, अगर वो बायर से अलग है, कोई और पर्सन है, और वो भी मैं कब मानूंगा, व्हेन व्हेन सच यूज विद द अप्रूवल ऑफ सच बायर। लिखा गया ना साफ साफ कि अगर वो गुड्स को यूज कर रहा है, बायर की परमिशन से कर रहा है, वेदर सच परचेज ऑफ द गुड्स इज फॉर द रीसेल, कमर्शियल, पर्सनल, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज के लिए आप यूज करो। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 1 बच्चों, जो किस चीज के रिगार्डिंग बात कर रहा था, वो गुड्स की रिगार्डिंग, वो यहाँ पे बात कर रहा था बच्चों, गुड्स के रिगार्डिंग। सेकेंड है बच्चों यहाँ पे सर्विसेज के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, हु हायर और अवेल द सर्विस, सेम थिंग, कंसिडरेशन वाला पॉइंट आ गया। और आगे क्या आया था, इंक्लूड वाला आ गया होगा, इंक्लूड का इंक्लूड, इंक्लूड इंक्लूड when such service availed, first mention person whether the such hiring commercial, आ गया ना यहाँ पे देखो अप्रूवल वाला, ये पूरी लाइन नहीं लिखी यहाँ पे बच्चों, लिख लेना, एंड इंक्लूड द बेनिफिशियरी, ठीक है, इंक्लूड द बेनिफिशियरी व्हेन सच सच सर्विस आर अवेल्ड विद द अप्रूवल ऑफ फर्स्ट मेंशन पर्सन। ये प्रॉपर उसने बता दिया बच्चों, ये अभी आपको नहीं करना है, ये कॉम्पिटिशन एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का डिफरेंस बता रहा है, ठीक है, तो ये अभी नहीं करना है। तो ये ऑटोमेटिकली जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आएगा ना, तो मैं आपको बता दूंगा, अभी नहीं करना है ये जो बताया गया है यहाँ पे बच्चों। तो दिस इज योर पॉइंट बच्चों, जो यहाँ पर डिफाइन किया गया है। चलें आगे, डन बच्चों, चलो जी आ जाओ। तो नेक्स्ट डेफिनेशन सिंपल है बच्चों, डायरेक्टर जनरल, ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल कहीं पे आगे डायरेक्टर जनरल आएगा तो समझ जाना ऑफिसर की बात कर रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन यहाँ पर नहीं है बच्चों इसकी, ठीक है। नहीं, सेक्शन याद नहीं करने हैं पूर्वी, ठीक है, सिंपल वो डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए कि एग्रीमेंट क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कार्टेल क्या होता है। तो ये बेसिक टर्म्स है जो आपसे कॉम्पिटिशन एक्ट में एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। हाँ जी बच्चों, एक डेफिनेशन और आगे जी, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एंटरप्राइज क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्राइज। तो बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों कि एंटरप्राइज में क्या क्या चीजें यहाँ पर ली गई है, क्या क्या चीजें यहाँ पर वो बता रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर उसने कहा हर एक पर्सन वो आ जाएगा, हर एक चीज उसके अंदर आ जाएगी, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे इवन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, सब कुछ हम यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलो आओ, तो एक डेफिनेशन और कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी, दैट इज एंटरप्राइज।
कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्राइज। अभी बार बार वर्ड आ रहा था ना कि भाई दो इंटरप्राइज के बीच में एग्रीमेंट हो गया, तो वहां पर ये वही से वर्ड लिया गया बच्चों यहाँ पे कि इंटरप्राइज का मतलब क्या होता है। तो सिंपल बच्चों यहाँ पे एग्रीमेंट, इंटरप्राइज का मीनिंग क्या आ गया कि वो पर्सन या फिर इवन चाहे वो कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, ऑब्वियस है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उन्हीं की बात की जा रही है, कोई नया पॉइंट नहीं है ये। तो डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जो इंगेज्ड इंगेज्ड इन, किस चीज में वो इंगेज्ड हैं, या तो वो इंगेज्ड हैं प्रोडक्शन में, या तो वो प्रोडक्शन में इंगेज्ड हैं, या स्टोरेज, सप्लाई सप्लाई में इंगेज्ड हैं, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन में इंगेज्ड हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन, एक्विजिशन, या फिर किसी में बच्चों किसी गुड्स को कंट्रोल करने में है, तो कंट्रोल ऑफ गुड्स, या फिर वो कोई सर्विस देते हैं तो उसको यहाँ पे इंटरप्राइज कहा जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 बच्चों क्या कहा गया कि कोई भी इंटरप्राइज, इवन चाहे कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जो कोई भी गुड्स दे रहे हैं, कोई भी सर्विस दे रहे हैं, जो प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई, कुछ भी एनीथिंग वो करते हैं, वो यहाँ पे दिया गया। इसके अलावा बच्चों और किसको कहा गया यहाँ पे इंटरप्राइज, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब सिंपल बच्चों हम मान के चलो सिक्योरिटी कंपनीज भी आ रही है इसके अंदर, तो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस चीज का काम है उसका इन्वेस्टमेंट का, बिजनेस ऑफ एक्वायरिंग। ये बच्चों अल्टीमेटली एंटरप्राइज कॉम्बिनेशन वाले पॉइंट की बात कर रहा है ये, एक्वायरिंग, होल्डिंग, होल्डिंग, अंडर राइटिंग, अंडर राइटिंग, और डीलिंग इन शेयर्स, डिबेंचर्स, या किसी भी सिक्योरिटीज में वो करता है ना बच्चों, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और अदर सिक्योरिटीज, मतलब एनीथिंग, वो कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको भी इंटरप्राइज कहा जाएगा, कोई गुड्स या सर्विस में कुछ भी करता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, या फिर वो उसको सप्लाई करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, या कंट्रोल करता है, तो वो सब इसके अंदर बच्चों यहाँ पे आपका आएगा। ठीक है, दैट्स द मीनिंग ऑफ एंटरप्राइज। तो ये तो बच्चों हमें पहले से पता था। ठीक है, बट मैं इसमें बच्चों मेन क्या बताने वाला हूँ आपको, जो इसके बाद मेन आ रहा है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मेन बच्चों इसके अंदर क्या बताया गया कि एक चीज है जिसको मैं इंटरप्राइज मान के नहीं चलूंगा। ठीक है, मतलब वो गुड्स भी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको इंटरप्राइज मानकर नहीं चलूंगा, वो इसने हमें बताया बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों याद रखना, इंटरप्राइज में क्या चीज आपकी नहीं आएगी, ये इंपॉर्टेंट है आपका, और इसके ऊपर एग्जाम में आपकी केस स्टडी आ सकती है। तो इंटरप्राइज does not include enterprise does not include any activity of government। मतलब सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ऑफ द गवर्नमेंट, जो किससे रिगार्डिंग है, सर्वेंट फंक्शन, सर्वेंट फंक्शन, मतलब कुछ ऐसा काम जो सिर्फ कौन कर सकता है, सिर्फ वो गवर्नमेंट ही कर सकती है, और किसी को ऑथराइज किया ही नहीं गया। ठीक है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, जो सिर्फ कौन कर सकता है बच्चों, सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, किसी और को इसके लिए ऑथराइज नहीं किया गया है, उनको यहाँ पे कॉम्पिटिशन एक्ट में नहीं लिया जाएगा। आप उसमें जाके ये नहीं कह सकते सर मोनोपोली कैसे, जैसे बच्चों एग्जाम्पल लेता हूँ, आरबीआई, ठीक है, मशीन किस चीज की, नोट छापने की, नोट बनाने हैं, तो ये सिर्फ किसको ऑथराइज किया गया है, आरबीआई को ऑथराइज किया गया। ठीक है, और बम्स बनाने हैं, एटॉमिक एनर्जी बनानी है, तो ये बच्चों ये जो सारी अथॉरिटी है सिर्फ किसके पास है, ये ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट के पास है, और इसमें उनकी मोनोपोली चल सकती है। क्लियर, तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते सर यहाँ पे कंपटीशन आने ही नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इनको यहाँ पर एज पर कंपटीशन एक्ट हम इंटरप्राइज में कवर नहीं करेंगे। ठीक है, कि भाई यहाँ पे उनकी ये सारी चीजें वहां पे चल सकती है, वहां पर इनको ये चीज अलाउड कर दिया गया है। तो साफ साफ कह दिया गया बच्चों, जो सॉवरेन फंक्शंस में है, सॉवरेन फंक्शंस में कैसे आता है, क्या क्या चीजें आती हैं, लाइक इंक्लूडिंग, और देखो बच्चों साफ साफ वर्ड लिया गया इंक्लूडिंग, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ऑल एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज कैरिड बाय गवर्नमेंट
किसके साथ बच्चों? डीलिंग विद, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया बच्चों एक तरह से, डीलिंग विद लाइक एटॉमिक एनर्जी। ये सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, कोई और पर्सन इंडिया में नहीं कर सकता, ठीक है। करेंसी बनाने का काम बच्चों, करेंसी का काम भी सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता बच्चों। डिफेंस का काम कोई और नहीं कर सकता, एटसेट्रा। मतलब इस तरह के जो वर्क है ना बच्चों, वो साफ साफ कह दिया गया ये तो गवर्नमेंट के अंडर रहेंगे और मैं इनके ऊपर कंपटीशन एक्ट अप्लाई नहीं करूंगा। तो मतलब ये सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है बच्चों, तो यहाँ पर इसको अलाउड यहाँ पर किया गया है। तो ये चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। और बच्चों क्वेश्चन में होगा ना, वैसे तो इन जनरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे लगता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया गया ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एक सोवियन फंक्शन कर रही है, ऐसे वर्ड प्रॉपर लिखा है, तो आप उसको लिखोगे साफ साफ कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन एक्ट नहीं लगता। लेकिन अगर सिंपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रखा हुआ है और ये भी नहीं बताया हुआ है कि भाई कोई गुड्स है, हो सकता है वो गुड्स सब बना सकते हो, ठीक है, तो बच्चों फिर आप उसमें कहोगे कि हाँ फिर लगेगा कॉम्पिटिशन एक्ट, ठीक है। तो ये बहुत सोच के देखना है कि भाई वो जो फंक्शन वो कर रही है गवर्नमेंट, वो खाली वही कर सकती है, कोई और भी कर सकता है, ठीक है। और वो ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाएगा, वो आपको बहुत जनरल चीज़ें लेगा बच्चों वहाँ पे, ठीक है। तो बड़ो यहाँ पे बच्चों ध्यान से क्या दिया गया इसमें, enterprise means the person or the department of the government who is the engaged in any activity। अब बच्चों यहाँ से ना इसको पॉइंट नंबर ए बी सी करके लिखना। पॉइंट नंबर ए, रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन कंट्रोल ऑफ द गुड्स आर्टिकल प्रोविजन और सर्विस ऑफ एनी काइंड, और यहाँ से इसका पॉइंट नंबर 2 बना देना, इन्वेस्टमेंट और इन बिजनेस ऑफ एक्वायरिंग द होल्डिंग अंडरस्टैंडिंग द दिस वन, ठीक है। फिर बच्चों पॉइंट नंबर, ये अलग से पॉइंट बन जाएगा आपका एक्सेप्शन का, 3 पॉइंट बना दें, 3rd पॉइंट बना देना कि इट डज नॉट इंक्लूड द एनी एक्टिविटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो किससे रिगार्डिंग है, सोवरेन फंक्शन, जैसे इंक्लूडिंग द ऑल एक्टिविटीज जो कैरिड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक डीलिंग विद एटॉमिक एनर्जी, करेंसी, डिफेंस, स्पेस। तो ये सब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही अथॉरिटी है जो इस पर वर्क कर सकती है। तो दैट्स योर मीनिंग बच्चों यहाँ पे, तो इसका सिर्फ मीनिंग बता रखा है, तो यह पढ़ लेना, एंटरप्राइज हम किसको बोलते हैं, क्या पढ़ना बच्चों यहाँ पे, दिस इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्राइज। चलो जी आ जाओ आगे। गुड्स की डेफिनेशन दी गई है, मेंबर, नोटिफिकेशन, पर्सन, थोड़ी सी रहेगी बच्चों यहाँ पे, प्रैक्टिस, प्राइस, ठीक है, PFI। आज यहाँ तक कराऊंगा बच्चों आपको डेफिनेशन, नेक्स्ट क्लास में रिलेवेंट मार्केट, जियोग्राफिकल मार्केट, ठीक है, सर्विस, शेयर्स, ठीक है। ये वाली अथॉरिटी आपको नहीं करनी है बच्चों, इसमें स्टैच्यू अथॉरिटी नहीं करनी है, ट्रेड नहीं करना है आपको, टर्नओवर अभी नहीं करना है, टर्नओवर का ये रूल जब आएगा कॉम्बिनेशन में आएगा तब आपको बताऊंगा। तो चलो आओ, थोड़ी सी डेफिनेशन रह गई है, कंप्लीट करते हैं। गुड्स क्या होता है बच्चों, सिंपल बच्चों यहाँ पे तो आपको पता ही है, गुड्स की जब भी बात होती है तो वहाँ पे कौन सा एक्ट लग जाता है आपका, सेल ऑफ गुड्स एक्ट वहाँ पे अप्लाई हो जाता है। और साथ साथ दिया गया कि गुड्स मीन्स गुड्स डिफाइंड इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और इसी देखो बच्चों क्या क्या लिखा गया कि कोई भी, इसके अलावा क्या आएगा, अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, माइंड कर रहे हो, तो पहले तो बच्चों उसने कह दिया कि जो गुड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बताया गया, आपको याद होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या बताया जाता था, डेट इज एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी, उसको गुड्स कहा जाता था सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। लेकिन दो चीजें कभी भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आती थी, नंबर 1 कैश एंड नंबर 2 एक्शनेबल क्लेम्स। तो सेम थिंग बच्चों यहाँ भी नहीं आएगी। तो यहाँ साफ साफ उसने कह दिया है कि यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या होगा कि जो डिफाइन किया गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, ठीक है। और सामने को जो क्या लिखा गया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, प्रोसेस, इसके अलावा और क्या क्या आएगा, नंबर 2 डिबेंचर, शेयर्स एंड स्टॉक। बच्चों ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, आफ्टर अलॉटमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर, इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी। ये जो चीज बच्चों यहाँ पे लिखी गई है इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी, आपसे बच्चों एग्जाम में केस स्टडीज के फॉर्म में पूछ सकता है कि मान लो यहाँ पे आपको एग्जाम में दे देगा कि एक कंपनी में एक पर्सन है और उसने एप्लीकेशन मनी दी हुई है, ठीक, लेकिन अभी अलॉटमेंट नहीं हुई, शेयर्स के लिए उसने एप्लीकेशन मनी वहाँ पे दी हुई है, तो बताओ क्या उसको आप गुड्स ट्रीट करोगे या नहीं करोगे, तो आंसर इज नो। तो जब तक वो शेयर्स अलॉट नहीं हो जाते, ठीक है, तो जब तक वो शेयर्स अलॉट नहीं हो जाते तब तक आप उसको गुड्स ट्रीट नहीं कर सकते। तो यही आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, डिबेंचर, शेयर्स एंड द स्टॉक बट आफ्टर अलॉटमेंट, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये चीज लर्न रखना कि वहाँ पे अलॉटमेंट वर्ड वहाँ पे आएगा बच्चों, ठीक है। और तीसरी बात तो हम कर ही चुके थे, याद है, सिर्फ ये किसकी बात करता था, इंपोर्ट इनटू इंडिया, एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया की बात नहीं करता था। ये हम पहले एक्सपोर्ट कार्टल में हम पढ़ चुके हैं। तो बस सिंपल वैसे याद रखना बच्चों यहाँ पर
कि इन रिलेशन टू गुड्स सप्लाइड, तो जो गुड्स इंपोर्ट किए जाएंगे इनटू इंडिया, सिर्फ उसी को यहाँ पे गुड्स कहा जाएगा। बाहर वाले गुड्स के रिगार्डिंग गवर्नमेंट में सीसीआई कभी भी इंटरफेयर नहीं करता बच्चों यहाँ पर। तो दैट्स योर डेफिनेशन बच्चों यहाँ पर गुड्स की। और बच्चों गुड्स में ना सिर्फ ये जो पॉइंट नंबर बी है ना, इसके ऊपर केस स्टडी जरूर पूछी गई है एग्जाम में, लेकिन इसे ज़्यादा नहीं पूछता वो, ठीक है, इसे ज़्यादा नहीं पूछता बच्चों यहाँ पे। हाँ जी, नेक्स्ट बच्चों अब एक डेफिनेशन ना, अब थोड़ा सा माइंड घूमेगा, ध्यान सुना। चेयरपर्सन की भी डेफिनेशन आई थी, अब साथ में मेंबर की डेफिनेशन भी आ रही है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। खाली जब चेयरपर्सन की डेफिनेशन आएगी ना बच्चों, तो मैं सिर्फ चेयरपर्सन की बात करूंगा वहां पर, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ध्यान सुनना। एक डेफिनेशन आपने पढ़ी थी चेयरपर्सन, तो बच्चों चेयरपर्सन का मतलब क्या होता है? ओनली चेयरपर्सन, मतलब नोट मेंबर। जब हम सीसीआई का पढ़ेंगे ना बच्चों, सीसीआई का कंपोजिशन आएगा आपका थर्ड या फोर्थ क्लास में, जब आएगा सीसीआई का कंपोजिशन, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि सीसीआई के कंपोजिशन में कौन होता है। एक चेयरमैन होता है, कुछ मेंबर भी वहां पे होते हैं। तो बच्चों जब खाली चेयरपर्सन की जब बात आएगी ना, कहीं पर चेयरपर्सन की बात की गई तो ओनली चेयरपर्सन की बात होगी, लेकिन जब मेंबर की बात होगी ना बच्चों, तो मैं वहां दोनों की बात करूंगा, चेयरपर्सन प्लस मेंबर्स ऑफ सीसीआई। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ पर चेयरपर्सन प्लस मेंबर ऑफ सीसीआई, मैं दोनों की यहाँ बात करूंगा। मान लो कहीं पे लिख दिया गया ना कि भाई मेंबर के पास मेंबर सपोज लिखा गया कि मेंबर की एज कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए, अगर मान लो ये लिख दिया गया और चेयरपर्सन के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो मैं वहां पे क्या मान के चलूंगा बच्चों? वो खाली मेंबर की एज की बात नहीं कर रहा, वो मेंबर एज वेल एज चेयरपर्सन, वो दोनों की बातें वहां पे की जा रही है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे क्या चीज बताई गई है बच्चों। तो दैट्स वन। तो यहाँ डेफिनेशन आप देखोगे तो यही यहाँ पे बता रहा है कि मेंबर मीन्स द मेंबर ऑफ कमीशन, मतलब सीसीआई के जो मेंबर है वो तो आएंगे आएंगे, एंड इंक्लूड चेयरपर्सन, तो चेयरपर्सन भी यहाँ पर आपका आएगा। डन बच्चों, ठीक है। नोटिफिकेशन की डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन मतलब आपको पता ही है, ऑफिशियल गैजेट में जो लिखा जाता है उसको नोटिफिकेशन कहते हैं। पर्सन की डेफिनेशन बच्चों, ठीक है, ऑलमोस्ट आप सेम कह सकते हो जो आपने इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ी हुई है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो आपने पढ़ी होगी, वही ऑलमोस्ट यहाँ पे बच्चों ले रहा है वो। तो क्या ले रहा है बच्चों यहाँ पे देखो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कॉर्पोरेट एस्टेब्लिश अंडर द सेंट्रल स्टेट एक्ट या गवर्नमेंट कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट बाय लॉ और अंडर द लॉ फॉरेन कंट्री है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आएगी, लोकल अथॉरिटी भी आएगी, जुडिशियल पर्सन भी इसके अंदर आएंगे जो बाकी होंगे। एवरीथिंग विल बी कवर्ड, तो इसके अंदर सब बच्चों यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट बच्चों इसको सही कर लेना क्योंकि अभी डेफिनेशन चेंज हो गई है, ये पुराने ही अभी तक लिख के आ रहे हैं इसको। तो 2 क्लॉज 45 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ही हो चुका है, ये हटा देना। ये गवर्नमेंट कंपनी कहाँ डिफाइन किया, बट ये करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल आपको पर्सन पता होना चाहिए कि डिटेल, और इसमें कोई भी नया पॉइंट नहीं है पर्सन की डेफिनेशन में, ये आप पहले ही आप पढ़ चुके हो बच्चों, जो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस प्रेस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। हाँ जी, प्राइस, प्राइस क्या होता है बच्चों? ठीक है, सिंपल है, जो भी गुड्स या सर्विस दी जा रही है उसका जो भी प्राइस आपसे लिया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्राइस बोलेंगे, ठीक है सर, इतना इजी क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे सिंपल है बच्चों, जो सेल ऑफ गुड्स था या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस था या कोई और इंक्लूडिंग द वैल्यूएबल कंसिडरेशन आपसे लिया जा रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट या डेफर्ड सिस्टम से, या फिर कोई कंसिडरेशन आपकी सेल से रिगार्डिंग है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ठीक है। तो सिंपल क्या बोला बच्चों, डेफर्ड सिस्टम है उसको भी प्राइस मिलेंगे, सिंपल कंसिडरेशन ले रहे हो उसको भी प्राइस मिलेंगे, या फिर कोई कंसिडरेशन आपकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग लिया जा रहा है कि भाई आपसे गुड्स के रिगार्डिंग वहाँ पे लिया जाएगा कि हर बार मान लो आपसे कहा कि आपको इसकी सर्विस करानी पड़ेगी, सर्विस के 500 रुपये और आपको देने पड़ेंगे हर बार, तो आपने एग्री कर दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग उसको भी यहाँ पर गुड्स का प्राइस ट्रीट किया जाएगा, वही उसने यहाँ पे बताया है बच्चों आपको, क्लियर। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ प्राइस, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आज वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। पीएफआई भी बच्चों नहीं करना है, बस सिंपल ये पीएफआई पता क्या बोलता है, जो कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया ना उसको पीएफआई बोलते हैं, और ये यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया बच्चों, ऑफ कंपनीज एक्ट, ये पहले 1956 के पुराने लिख रहा है, तब ये 2 क्लॉज 76 में आ चुका है, और कंपनीज एक्ट 2013 में,
तो दैट्स द पॉइंट बच्चों, यहाँ पे दैट्स द मीनिंग ऑफ PFI। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो यहीं तक अभी इसको पढ़ना है जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैंने किया, और यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन करवाई है सारी। ठीक है, इसमें कुछ डेफिनेशन आपकी रहेगी, जैसे इसके अंदर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रिलेवेंट मार्केट क्या होती है। दो तरह की रिलेवेंट मार्केट होती है, जियोग्राफिकल मार्केट होती है, प्राइस प्रोडक्ट मार्केट होती है, ये हम पढ़ेंगे बच्चों। सर्विस क्या होती है पढ़ेंगे, शेयर्स क्या होता है ये पढ़ेंगे। ठीक है, और देन फिर आपका यहाँ से मेन प्रोविजन स्टार्ट हो जाएंगे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हमारा वर्क क्या रहेगा, एक तो मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा जो स्टार्टिंग में दे रखी है कि कंपटीशन कैसे आया, क्या क्या कमेटी वहाँ पे बनाई गई, और फिर इसके साथ साथ जो हम करेंगे बच्चों डेट इज कि हम एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के बारे में भी हम वहाँ पर हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछो बच्चों, एनी डाउट?